हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए क्लास 12th हिंदी का एकदम बोर्ड में आने वाला पेपर। जी हाँ, अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका हाफ ईयरली का जो पेपर है सर जी, वो हमारा खत्म होने वाला है। और आपका मान लीजिए 2-3 दिन और चलेगा। बाकी जो बच्चे हैं उनका हम पेपर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, हाफ ईयरली का भी करा दे रहे हैं। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए क्योंकि हम देख रहे हैं हाफ ईयरली में जो भी पेपर आ रहे हैं पूरे पूरे यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दोनों का आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और आज का जो हमारा सर पेपर कोड है, वो पेपर कोड गुरुदेव क्या होने वाला, तो पेपर कोड होने वाला है 302 जीडीएम। आपका पेपर कोड होने वाला है हिंदी का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। 100 नंबर का सर पूर्णांक होने वाला है, लेकिन पास होने के लिए सर ये वाला आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। यानी जो 33% मार्क्स होता है वो आपके पास होने के लिए होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, टोटल टोटल टाइमिंग दी जाएगी। जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेंगे, क्या निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर, अनिवार्य और आवश्यक रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सर खंड क के बारे में। सर क्या है यहाँ पे, खंड क के बारे में। खंड क का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सर नाम क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। क्या है सर जी, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का क्या है सर जी, नाम है। अगला यहाँ पे श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक सर कौन है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। इसका कमेंट का उत्तर सर मैं आपसे पूछूंगा। 4 ऑप्शन है, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या विद्या निवास मिश्र। इसका आंसर सर आप खुद बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगला यहाँ पे सर ग वाला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक है सर। जो रंगभूमि है ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक सर प्रेमचंद्र है। सर कौन है, प्रेमचंद्र रंगभूमि उपन्यास के सर लेखक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यहाँ पे कर्मनाशा की हार कहानी के सर लेखक हैं। कर्मनाशा की हार कहानी जो लेखक सर शिव प्रसाद सिंह है। सर कौन है, शिव प्रसाद सिंह जो है सर जी, ये कर्मनाशा की हार कहानी के सर लेखक हैं। तो याद कर लीजिए, शिव प्रसाद जो सिंह है ये कर्मनाशा की हार कहानी के सर क्या है, लेखक में से एक है। अगला यहाँ पे अंग वाला सर जी प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सरगरवाल की किस निबंध से लिया गया। राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है वासुदेव सरगरवाल की किस निबंध संग्रह से लिया गया है, वो लिया गया है आपका पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सर, पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे सर आपका दूसरे का क वाला सर प्रश्न, क्या है ध्यान देना। ये है यहाँ पे गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। तो जो गिरिजा कुमार माथुर है वो सर आपके आधुनिक काल के कवि है। सर किस काल के कवि हैं सर, आधुनिक काल के कवि हैं। अगला सर यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्यधारा के सर प्रमुख कवि हैं। तो जो सर प्रगतिवादी काव्यधारा है इसके प्रमुख कवि सर जी हैं, वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। सर कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जो है सर जी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है। ठीक है ना सर, कौन है, वो है आपके केदारनाथ अग्रवाल। अगला यहाँ पे सर रहलहर काव्य कृति की सर रचनाकार है, कौन है सर, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर महादेवी वर्मा। और मैं आप यहाँ पे बता दूं, आप महादेवी वर्मा है, ये यामा कहानी की भी है। क्या है सर, यामा, यामा जो है उसके भी महादेवी वर्मा ही है। अगला यहाँ पे सर जी है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। तो उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो 9वें सर्ग में है। अगला यहाँ पे परिवर्तन किस कवि की रचना है सर जी, सुमित्रा नंदन पंत। जो परिवर्तन है ये किस कवि की रचना है सर, वो है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी का है। अगला सर यहाँ पे तीसरा वाला सर प्रश्न है, तीसरा वाला सर प्रश्न बोल क्या रहा है पहले ये देखिएगा। ये बोल रहा है यहाँ पे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 × 5 = 10 है, यानी कि 2 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न, टोटल 10 मार्क्स के आपके रहने वाला है। सर है क्या, यहाँ पे ध्यान देना। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो उतना भी रहस्यमय हो। हाँ, जितना भी रहस्यमय है, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संस्कार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम में क्या हो गई सर, मिट गई। ठीक है ना। पहला सबसे प्रश्न यहाँ पे बोला है
कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए सर, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रिक अप्रोच पे काम करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। हमेशा आपको यार मेहनत नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सर हार्ड वर्क तो भट्ठे पर काम करने वाला व्यक्ति भी करता है, क्या वो करोड़ रुपए कमा लेता है? क्या मैं आपसे सर सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कमा लेता है सर? बिल्कुल भी नहीं कमा पाता। तो आप हार्ड वर्क के चक्कर में मत पड़िए सर, स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे अशोक शब्द आया है तो कहाँ से लिया गया सर? अशोक के फूल से लिया गया है। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट बोल दिया सर अशोक, तो अशोक के फूल से लिया गया है। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम अशोक का फूल। क्या हो जाएगा सर जी? अशोक का फूल। इसमें उत्तर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का जो शीर्षक है वो अशोक का फूल है, और लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद क्या है? द्विवेदी है। अगला है, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो ऊपर देखेंगे, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो जो अशोक का वृक्ष है, ये सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूज का प्रतीक है। देखिए, वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूज का प्रतीक है। कौन? कौन भैया? अशोक का वृक्ष। क्या? अशोक का वृक्ष। तो यहाँ पे सीधा बोलेंगे, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच क्या क्या है सर? प्रतीक है। आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो उसी में आंसर मिलेगा, अलग से नहीं है। अगला यहाँ पे, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुआ? तो लाखों करोड़ की जो उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई? तो उसके रक्त से संस्कार संस्कार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। अगला यहाँ पे, कौन उखड़ गए और ढह गए? तो वे सामंत सभ्यता उखड़ गए और समाज ढह गया। देखिए यहाँ पे, वे सामंत सभ्यता, देखिए यहाँ पे, वे सामंत उखड़ गए और समाज क्या हो गया? ढह गए। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो सामंत सभ्यता था वो क्या हो गया? वो सर उखड़ गया, और समाज भी क्या हो गया? ढह गया। तो वे सामंत उखड़ गए और उनका समाज क्या हो गया? पूरा पूरा ढह गया। ठीक है ना? अगला यहाँ पे अंग वाला सा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे? कि वे सामंत उखड़ गए और समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम भी क्या हो गई सर? मिट गई। बस इसी लाइन को आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए लिखते हैं सर जी, चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे सीधा आप लिखेंगे कि आज उस सामंत सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं और उनके समाज अंत हो गया है, और इसके साथ साथ उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया है था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे क्या हो गई सर? समाप्त हो गई। अगला सर यहाँ पे चौथा सर प्रश्न है, क्या है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का है सर। क्या है यहाँ पे? कह न ठंडी सांस में अब यह भूल, वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरा बनेगी, मान लीजिए कि पताका, राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया, पर मृदुल कालिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बने हैं, आप पांचों प्रश्नों का आराम से आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का आपको और कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे प्रश्न है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसके बाद है दृग और पताका शब्दों के एक एक पर्यायवाची आपको लिखना है। तो ये जो सर क्वेश्चन का आंसर है, आप खुद से इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा होगा, निकाल लीजिए बढ़िया यार, एकदम चौचक तरीके से लगाएंगे। अब तो एकदम बढ़िया, समय भी एकदम अच्छा चल रहा है सर जी, मतलब मौसम भी एकदम शांत हो चुका है। आप देखेंगे तो गर्मी जा चुकी है, जाड़ा एकदम आने वाली है, बहुत प्यारी एकदम चल रही है। 5 का क निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द में आपको लिखना है।
पहला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दूसरे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे हैं वासुदेव सर अग्रवाल। कौन सर? वासुदेव सर अग्रवाल। तो यहाँ पे सर हम लोग जिसका आंसर देने वाले हैं वासुदेव सर अग्रवाल का देने वाले। किसका देने वाले सर? वासुदेव सर अग्रवाल का। तो डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद के खेड़ा नामक गांव में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इसको अपने भाषा में लिखिएगा। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और बाद में डी लिट की भी लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने उपाधि प्राप्त की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और क्या रहे सर जी? आचार्य भी रहे। फिर इन्होंने सर जी उसके बाद पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्यों का इन्होंने गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने 1967 में इस नश्वर संसार को क्या किया सर? छोड़ दिया। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन-कौन सी हैं ये नोट कर लीजिए। जैसे इनके निबंध संग्रह हैं भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, वागंध्यारा। इनकी जो समीक्षा है जले जैसे मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत और कालिदास कृत मेघदूत संजीवनी व्याख्या। इनके शोध ग्रंथ पाणिनि कालीन क्या है? भारत है। ठीक है ना? और इनकी भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली थी। अब अगला यहाँ पे सर ख वाला ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। 5 नंबर का आएगा। पहला है मैथिली शरणगुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं यहाँ पे अज्ञेय जी। कौन भैया? अज्ञेय जी। चलिए जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पे लिखते हैं साहित्यिक परिचय लिखते हैं। बहुत प्यारा वाला साहित्यिक परिचय है और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो यार। सीओम आ गया है आपकी पूरी 95 तोड़वाएगा, टेंशन मत लेना। क्या लिखेंगे सर जी? जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 में हुआ था और उनके पिता का नाम बाबूदेवी प्रसाद था और इनके पिता के बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। जयशंकर प्रसाद जी प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृति, हिंदू, उर्दू, फारसी का अध्ययन इन्होंने किया और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलाघर के नाम से ब्रजभाषा में एक समय रख के रस में सिद्ध को दिखाया था। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास तथा साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया और वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 में को प्रातःकाल 47 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया? काशी में देहांत हो गया। इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है तो नोट कर लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कामायनी है जो कि महाकाव्य है, उर्वशी है, एक चंपू काव्य है, चंद्रगुप्त मौर्य एक नाटक है, शोकोच्छ्वास जो कि कविता है, प्रेमराज सज्जन जो कि नाटक है, कल्याणी परिणय जो एकांकी है, अजात शत्रु नाटक है, कामना जो कि नाटक है, आंसू काव्य है, जन्मेजय नाट्य यज्ञ नाटक है, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह है और एक गुड़ जो कि एकांकी है और आकाश दीप जो कि कहानी संग्रह में से एक है। अगला आपका जो छठा प्रश्न आएगा सर पेपर में वो आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप देखेंगे सर 5 नंबर का आएगा। एक बात याद रखना करेजा, 80 शब्द बोला है। आपको वहां पे जाके अपना प्रदर्शन नहीं करना है, वो अधिकतम शब्द बोला है 80 शब्द, तो केवल आपको अधिकतम शब्द ही लिख कर आना है। ठीक है ना? चलिए सर यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे बहादुर कहानी के उद्देश्य। अब इसमें सर लिखेंगे क्या? अमरकांत कृत बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रुपता तथा उसके चेहरे चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप से दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विजित करना और शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। लेखक का मध्यवर्गीय परिवार परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकरी पर रखता है। ठीक है ना? फिर उर्मिला का जो लड़का है किशोर पर रौब जमाता है तथा उसे बात बात पर मारता पीटता है और ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों की शोषक मानसिक
को अभिव्यक्त करते हैं और बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीके से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार एक छोटे यहाँ पे किस प्रकार रहेगा, एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यवर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषणों को निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखता है। यही प्रकट करना इस कहानी का क्या सर उद्देश्य है। ठीक है ना। अब आपके पेपर में आएगा स्वपठित खंड काव्य। अच्छा, जो सर स्वपठित खंड काव्य है ये आपका सर देखेंगे तो 80 शब्दों में इसका आंसर देना है और ये आपके 5 नंबर का है सर, 5 नंबर का है। ठीक है ना। पहला यहाँ पे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु सार लिखिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नाटक का चरित्र चित्रण कीजिए। आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। फिर ख वाला प्रश्न है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। फिर यहाँ पे है रश्मि रति खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रश्मि रति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अगला यहाँ पे सर घ वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पे आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर यहाँ पे है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा अपने शब्दों में लिखिए। फिर यहाँ पे है त्यागपति खंड काव्य के कथा नायक का सार लिखिए अथवा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन की चरित्र का क्या करिए मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे आपका रश्मि रति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में, मैं रश्मि रति खंड काव्य को पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। बट एक बात याद रखना, अगर मैं इसको पढ़ा देता हूं तो और जिलों के जो बच्चे हैं रट लेंगे और सभी जिलों में ये नहीं आने वाला यार, नहीं आने वाला। हर जिले के लिए करेगा अलग अलग आएगा, तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा। मैं एक दिन डिटेल में वीडियो बना दूंगा, इसकी चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड ख की शुरुआत होती है। खंड ख जो रहेगा सर ये 50 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 50 नंबर का रहेगा। तो ये आपका संस्कृत का गद्यांश रहेगा 7 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश रहेगा कितने नंबर का आपका? 7 नंबर का। टोटल 14 नंबर का आपका संस्कृत रहने वाला है। संस्कृत में मैं इसको पूरा पूरा पढ़ दूं लेकिन बवाल हो जाएगा, एक आठ संस्कृत का इधर उधर हो जाएगा, बहुत गिर जाएंगे आप। गुरुदेव आपको आता नहीं, पढ़ाने आ गए, है नहीं। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना जरूरी भी है, ठीक है ना। बहुत बड़े सब कोई ज्ञाता नहीं है यहाँ पे, हर किसी न किसी के अंदर कमी होती है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और अच्छाई भी है ना कोई बुराई भी रहेगी, है कि नहीं सर। तो यहाँ पे है आपका याग्निवक्ल उचाव न वा अरे मत्रय से लेकर कहाँ तक है, यहाँ पे आपका है प्रियम भवती तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लेना बढ़िया। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। इसका सर हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य बोले अरे मत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय पति प्रिय होता है। हे मत्रेयी, अरे मत्रेयी, न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न ही अरे मत्रेयी, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होते हैं। न ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना की इच्छा पूर्ति से सब प्रिय होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा सर संस्कृत का सर पद्यांश आएगा। यहाँ पे आपका काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम से लेकर कहां तक है? कलहेन वा तक है। सबसे पहले सर संदर्भ लिखना है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित यानी कि लिया गया है। इसका क्या हो जाएगा सर? अनुवाद हो जाएगा कि बुद्धिमान लोग अपनी समय काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन व्यतीत करते हैं, वही मूर्ख लोगों का समय व्यसन निद्रा और कलह में क्या होता है सर? बीतता है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं कि परीक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम वर्जते त्रादिश्यम मित्रम विस्कुंभम तयोमुखम। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुति लोग हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उत्तरित है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा इस चीज का? तो पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विषय घड़े को हम लोग छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे आपका 9वां नंबर जो यहाँ पे देखिएगा वो क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 दिए हैं, कोई एक लिखना है। हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपना उल्लू सीधा करना।
सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देना, वो क्या है आपका, हाथ पीले करना अर्थात शादी करना। वाक्य प्रयोग, ऋचा की माँ ने उसके हाथ पीले कर दिए। फिर यहाँ पे 9 2 11 होना अर्थात डर कर भाग जाना। क्या हो जाएगा, डर कर भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, पुलिस को देखते ही बदमाश 9 2 11 हो गया। हाथ कंगन कुंवारसी के अर्थात बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। वाक्य प्रयोग कबीरदास, ये थोड़ा-सा ये मिस्टेक है, इसको अपने से कर लेना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। सुदामा ने गुरु माँ के दिए गए चने कृष्ण को न देकर खुद चबाकर अपना उल्लू सीधा किया। उसके बाद पेपर में आया हुआ है अपठित गद्यांश। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कल ही समझाया है वीडियो, जाके देख लीजिएगा। लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दे रहे हैं, वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद शब्द युग में है यहाँ पर है शब्द युग में क्या है यहाँ पे, अभिराम, यानी कि अभिराम मतलब क्या होता है, बिना रोक के। अभिराम मतलब क्या होता है सर, सुंदर होता है। फिर यहाँ पे है अन्न और अन्य, तो अन्न मतलब क्या होता है, अनाज होता है। अन्य मतलब क्या होता है सर, दूसरा होता है। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के आपको दो सही अर्थ लिखना है। काल, जड़, चपला। तो काल का समय मृत्यु, जड़ का मूल मूर्ख, और चपला का लक्ष्मी और क्या होता है, विद्युत होता है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो वंदना करने योग्य हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, वंदनीय बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसे हम लोग अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे किन्हीं दो वाक्य शुद्ध करके लिखिए। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैंने पानी पी लिया हूँ। हाँ, हम लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने कृपा करें। तो यहाँ पे मैंने चारों का आंसर किया है। मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैंने पानी पी लिया है, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, अवकाश देने कृपा करें। फिर यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार आएगा, 2 नंबर का है। सर है क्या यहाँ पे, वीर अथवा शांत रस का लक्षण से तो उदाहरण दीजिए। सर वीर रस होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा, सीधा लिखेंगे, जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव परिपक्व होता है, तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण के लिए, मंगल सुगन होई सब काहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहु, भरतहि साह समाज उछाहू, मिलहि राग मिटहि दुखद आहू। फिर यहाँ पे ख वाला, यहाँ पे श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार कार्य की परिभाषा लिखते हुए आपको वहाँ पे उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पे सर श्लेष अलंकार है। यहाँ पे श्लेष अलंकार क्या लिखेंगे, जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो, उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जैसे तुम धा पाठ पढ़े, हा कहाँ मन ले हूं पे देहूं छटांक नहीं। उसके बाद है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे सर चौपाई छंद लिखना है। क्या लिखेंगे सर, ये चौपाई छंद कि यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं, और चरण के अंत में जगड़ और क्या होता है, तगड़ हो, जगड़ और तगड़ नहीं होते। उसके बाद आपका 13 नंबर है यहाँ पे प्रश्न जो है, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने गांव अथवा शहर की बिजली की समस्या हो तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मैंने फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं। सेवा में जीजीआईसी प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में नियुक्ति हेतु पत्र। फिर यहाँ पे लिखे, महोदय सेवा में सभी निवेदन है कि मैंने बीए पास किया हुआ है या मैंने नेट क्वालिफाई किया है, इसलिए मुझे अपने कॉलेज पढ़ाने का अनुमति दे, मैंने ये पढ़ाई किया हुआ है। फिर ये सब कर देंगे, लाभ लास्ट में धन्यवाद, फिर दिनांक और यहाँ पे भौदी अवसर, फिर अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा और कुछ मत करिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे निबंध देखिएगा, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, महंगाई की समस्या, कृषक जीवनी की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन, मौसम पर प्रभाव, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो यहाँ पे मैंने जो दिया है महंगाई पर दिया है। लिखने का सबसे सर प्यारा और गजब का तरीका है, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखिएगा। प्रस्तावना मतलब महंगाई के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, महंगाई जो आम भाषा में बढ़ती हुई लागतें कही जाती है, एक आर्थिक समस्या है जो अक्सर समाज में चरम पर पहुंच जाती है, और इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें विभिन्न अर्थशास्त्री, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होते हैं। तो महंगाई के जो कारण है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सारे यहाँ पे डाल देना आराम से, ठीक है ना। फिर लास्ट में उपसंहार लिख देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी सर नहीं है। तो ये रहा सर आपका क्लास 12 हिंदी का जो सर ये पेपर आने वाला, मैंने बता दिया फुल सोल्यूशन के साथ। और बाकी मैं लाता रहूंगा ऐसी, अब आपकी पूरी बोर्ड की तैयारी मैं करवाऊंगा पूरे यूट्यूब पे सर। मैं पूरे यूट्यूब पे मैं एक बात का गारंटी ले रहा हूँ, पढ़ा पूरी दुनिया रही, आप पढ़िए, नो डाउट आप पढ़िए, इंपॉर्टेंट पढ़िए, आप सिलेबस पढ़िए, कवर कर लिए, पेपर के लिए सीएम पर भरोसा कर लेना। पूरे यूपी बोर्ड में कसम से हम सर बोल रहे हैं 95% सर फंसा देंगे। कॉपी तो यार पूरी दुनिया करती है सर जी, लेकिन अपना जो 4 सालों का एक्सपीरियंस है, आप पूरे चैनल आप
सर्च कर लीजिए। हम पेपर के लिए एक्सपर्ट हैं और हम आपको वो टॉपिक पढ़ाएँगे जो आपके पेपर में आएगा। एग्ज़ामिनर चाचा ने सर कॉल करके बोला था कि भाई साहब यही दे देना, इसीलिए सर मैं लेके आ रहा हूँ और मैं गारंटी है कि जो मेरा बच्चा पढ़ा है पेपर, उसका काम हो जाएगा। कहेंगे गुरुदेव ख़ास बात क्या है? आप ये बताइए जो आप क्वेश्चन बैंक खरीद कर लेके आए हैं मार्केट से उसमें क्या है? पिछले सालों के पेपर का संकलन है चैप्टर वाइज़ और मैं आपको पेपर ही दे रहा हूँ। पेपर ही दे रहा हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे बवाल हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को यार सब्सक्राइब करके तक जाना, ठीक है ना? चलिए सर।